जुंजी तो हॉरर मांगा इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने कि हमें उजुमाकी, रिमिना और तोमिया जैसे मास्टरपीस मांगास को दिया। और इन्हीं सभी मांगास में से एक मांगा का नाम है गायो, जो कि क्रेजीनेस के मामले में लिटरली सारी हदों को पार कर देती है। वेल गाइज, मैं हूँ तुम्हारा होस्ट एंड दोस्त निखिल एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जुंजी तो की एक ऐसी मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें तुम्हें ये और ये देखने को मिलेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है बिकॉज चीजें आगे और भी ज्यादा क्रेजी होने वाली है। सो या जुंजी तो के अनदर मास्टरपीस को देखने के लिए तैयार हो जाओ बिकॉज अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, मांगा के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूबा डाइवर दिखाया जाता है जो कि समुद्र में साउथ की तरफ बढ़ रहा था। बट थोड़ा आगे बढ़ने पर उस स्कूबा डाइवर को अपने सामने कुछ दिखाई देता है। वेल, एक बड़ी सी वॉरशिप जो कि समुद्र में काफी ज्यादा समय से पड़ी हुई थी। बट ठीक तभी हम देखते कि उस वॉरशिप के आसपास कई सारी शार्क आ जाती है, जिन्हें देखकर वो स्कूबा डाइवर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ठीक तभी उस स्कूबा डाइवर के सामने कोई चीज काफी ज्यादा स्पीड से तैरकर जस्ट उसके बगल में से निकल जाती है, जो देखकर ऑब्वियसली वो स्कूबा डाइवर कुछ भी नहीं समझ पाता। बट तभी हम देखते कि कुछ शार्क जल्दी से तैरकर जो स्कूबा डाइवर की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर जल्द से जल्द वो ड्राइवर अपनी बोट की तरफ आता है। देन उस ड्राइवर की जो पार्टनर थी वो उसे वापस बोट पर खींच लेती है। एंड जब वो ड्राइवर पानी से नीचे देखता है तो उसकी लिटरली फटकर हाथ में आ जाती है बिकॉज अगर उस ड्राइवर ने ऊपर आने में थोड़ा सा भी टाइम लिया होता तो उसका गेम अब तक ओवर हो चुका होता। अब यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम काओरी बताया जाता है। वहीं पर हमारे लड़के का नाम था तदाशी, जो कि बेसिकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। एंड ये दोनों ओकिनावा के अंदर घूमने के लिए आए थे, जिसके बाद अगेन ये दोनों वापस से मेंशन आ जाते हैं। देन हमें तदाशी दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ था। एंड ठीक तभी तदाशी के पास में काओरी आ जाती है, जो कि बेसिकली नहा कर आई थी। एंड वो भी तदाशी को नहाने के लिए बोलती है बिकॉज बाथरूम अब खाली हो चुका था। बट इस पर तदाशी काओरी से कहता है कि वो नहा तो लेगा बट नहाने से पहले उसे उसकी एक किस चाहिए। बट इस पर काओरी तदाशी को मना कर देती है बिकॉज उसके मुंह से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। बट इस पर तदाशी काओरी से कहता है कि तुम्हें इससे पहले तो मुझसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर अब क्या हुआ। एंड इस पर काओरी तदाशी को यह बताती है कि उसे उससे पहले भी प्रॉब्लम थी बट उसने पहले उससे कुछ कहा नहीं था, वो बस चुपचाप इस बदबू को बर्दाश्त करती रही थी। एंड अगर अब तुम मुझे किस करना चाहते हो तो पहले जाकर ब्रश कर आओ। बट इस पर तदाशी काओरी को बताता है कि वो दिन में 2 बार ब्रश करता है। एंड वो यहाँ पर काओरी को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो दिन में उसे 10 बार किस करता है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो दिन में 10 बार ब्रश करे। बट इस पर काओरी भी लाइक वैसे तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है। एंड ऑब्वियसली गाइस, इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर तू मैं हो जाती है। एंड देखते ही देखते ये बातचीत एक लड़ाई का रूप ले लेती है। एंड इसलिए फिर काओरी गुस्से में तदाशी के घर से बाहर निकल जाती है। एंड पहले तदाशी गुस्से में काओरी को काफी भला बुरा कह देता है, बट जब बाद में उसे रियलाइज होता है तो वो फिर से काओरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एंड अपने मेंशन से बाहर घूमते घूमते तदाशी को काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी, बट फिर तदाशी उस स्मेल को इग्नोर कर अगेन काओरी को ढूंढने लगता है। एंड काफी देर ढूंढने के बाद उसे काओरी एक जगह पर बैठी हुई दिखती है। और जब तदाशी काओरी के पास जाता है तो काओरी तदाशी को यह बताती है कि उसने अभी झाड़ी में कुछ अजीब सी चीज देखी। एंड जैसे ही काओरी तदाशी को यह बात बताती है, ठीक तभी उन दोनों के पास में से एक चीज काफी ज्यादा स्पीड से निकलती है, जिससे कि काओरी काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है। बट फिर तदाशी काओरी को शांत करता है एंड ये दोनों अगेन अपने मेंशन आ जाते हैं, जिसके बाद काओरी अगेन शावर में नहाती है बिकॉज अब काओरी को तदाशी के पूरे मेंशन में से बदबू आने लगती है, सड़े हुए कचरे और मछली की मिक्स स्मेल। इसलिए यहाँ पर काओरी इस बारे में तदाशी को कुछ करने के लिए कहती है, जिसके बाद तदाशी मार्केट से कुछ एयर फ्रेशनर लेने के लिए अपने मेंशन से बाहर चला जाता है। वहीं पर काओरी अगेन नहाने लगती है बिकॉज वो इस बदबू से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। बट इस बार नहाते वक्त काओरी को तदाशी के बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जो कि तदाशी के बाथटब से आ रही थी। एंड जब काओरी बाथटब के ऊपर का ढक्कन हटाकर चेक करती है तो उसे बाथटब के अंदर एक मॉन्स्टर की आंख दिखाई देती है। देन सीन शिफ्ट होता और हमें तदाशी दिखाया जाता है, जो कि मार्केट से कुछ एयर फ्रेशनर लेकर वापस अपने मेंशन पहुंच जाता है। एंड जैसे ही तदाशी अपने मेंशन का गेट खोलता है तो उसे अपने पूरे मेंशन के अंदर से बहुत ज्यादा तेज बदबू आने लगती
जाती है। इसलिए फिर तदाशी उस एयर फ्रेशनर को लेकर अपने पूरे मेंशन में कावरी को ढूंढने लगता है, बिकॉज अब उसे कावरी की चिंता होने लगी थी। एंड ठीक तभी उसे कावरी दिख भी जाती है, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बेहोश हो चुकी थी। इसलिए फिर तदाशी कावरी के पास जाकर उसे जगाने का ट्राई करता है, बट ठीक तभी तदाशी को फर्स्ट फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए फिर तदाशी अपने हाथ में एक रैकेट उठाकर ऊपर चेक करने के लिए जाता है, बिकॉज उसे लग रहा था कि उसके मेंशन में अब चोर आ चुके थे। और ठीक तभी तदाशी को टेबल के पास में कुछ दिखाई देता है। एंड जैसे ही तदाशी चेक करने के लिए वहाँ पर जाने लगता है, ठीक तभी एक ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा तेजी में तदाशी के पैरों के बगल में से गुजरता है, जो कि सच में इतना ज्यादा फास्ट था कि तदाशी उसे देख ही नहीं पाता। एंड वो ऑब्जेक्ट या फिर क्रीचर एक ड्रॉर के पीछे जाकर छुप जाता है। इसलिए फिर तदाशी पूरी ताकत से ड्रॉर को धक्का देकर उस क्रीचर को दीवार में चिपका देता है। एंड जब तदाशी उस ड्रॉर को हटाकर चेक करता है तो तदाशी को अपने सामने दिखती है एक मछली, जिसके लिटरली पैर थे बिल्कुल किसी क्रैब की तरह, जो देखकर ऑब्वियसली तदाशी को घंटा कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए फिर तदाशी उस अजीब सी मछली को पकड़कर अपने घर से बाहर फेंक देता है। और यहाँ पर ये अजीब सी बदबू भी इसी मछली से आ रही थी। अब यहाँ पर तदाशी को ये लगता है कि ये मछली जरूर एक रेयर स्पीसीज होगी जिसके की पैर होते हैं। इसलिए फिर वो उस मछली को बाहर फेंककर अगेन अपने मेंशन आ जाता है, जहाँ पर अब कावरी को होश आ चुका था। एंड यहाँ पर कावरी उस मछली को एक मॉन्स्टर समझ रही थी, बट फिर तदाशी कावरी को शांत करता है। एंड फिर तदाशी के साथ में जो कुछ भी हुआ था वो कावरी को वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जो सुनकर कावरी तदाशी को उस मछली की बदबू से छुटकारा पाने के लिए बोलती है। इसलिए फिर तदाशी अगेन अपने बैकयार्ड के अंदर जाता है एंड वो उस मछली को पकड़कर एक पॉलिथीन में डाल देता है एंड टेप की मदद से उसे पूरी तरीके से पैक कर देता है। बट यहाँ पर वो मछली अभी भी जिंदा थी। इसलिए फिर तदाशी एक पत्थर की मदद से उस मछली को मार देता है, जिसकी वजह से वो पॉलिथीन थोड़ी सी फट भी जाती है। इसलिए उस मछली की बदबू बाहर लीक न करे, इसलिए तदाशी उस पॉलिथीन के ऊपर एक टेप चिपका देता है। एंड फिर तदाशी उस पॉलिथीन के ऊपर उसी पत्थर को रख देता है एंड वो अगेन अपने मेंशन पर आ जाता है। जिसके बाद तदाशी कावरी के पास जाता है एंड वो कावरी की तबीयत को चेक करने लगता है, जो कि पहले से अब ठीक थी। एंड यहाँ पर तदाशी ने अपने मेंशन के गेट और खिड़कियां पूरी तरीके से खोल दी थी ताकि बदबू बाहर जा सके। बट यहाँ पर कावरी को अभी भी बदबू आ रही थी। यहाँ पर तदाशी कावरी को समझाने का ट्राई तो करता है कि उसने उस मछली को पूरी तरीके से पैक कर दिया है एंड वो इस समय बैकयार्ड के अंदर है। बट यहाँ पर कावरी उस मछली को तदाशी से अपने घर से दूर फेंकने के लिए कहती है। इसलिए फिर ना चाहते हुए भी तदाशी को अगेन बैकयार्ड में जाना पड़ता है, जहाँ जाकर तदाशी देखता है कि वो मछली वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। बट ठीक तभी तदाशी को मेंशन के अंदर से कावरी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एंड जब तदाशी मेंशन के अंदर पहुँचता है तो उसे दिखता है कि वो मछली सरप्राइजिंगली हवा के अंदर उड़ रही थी। एंड ठीक तभी वो मछली तेजी से कावरी की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर कावरी वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर तदाशी उस मछली को पकड़ लेता है, बट तभी वो मछली अपने पैरों की मदद से तदाशी के हाथों के ऊपर अटैक कर देती है। इसलिए फिर तदाशी एक चेयर की मदद से उस मछली को उठाकर अपने मेंशन से बाहर फेंक देता है। एंड गाइस, बाहर मौजूद थी कावरी, जिसकी तरफ वो मछली तेजी से बढ़ने लगती है। एंड हम देखते कि वो मछली कावरी के पास पहुंचकर उसके सर पर एक बहुत पावरफुल अटैक करती है, जिससे कि कावरी जमीन पर गिर जाती है। एंड ठीक तभी तदाशी भी वहां पर पहुंच जाता है। एंड हम देखते कि वो मछली अगेन समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर तदाशी उस मछली को पकड़ने के लिए समुद्र की तरफ जाने लगता है, बिकॉज तदाशी के अकॉर्डिंग वो मछली काफी ज्यादा रेयर थी एंड वो लोग उस मछली को पकड़कर काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते थे। बट यहाँ पर कावरी तदाशी को उसके पास रुकने के लिए कहती है, बट तदाशी वो बिल्कुल भी नहीं रुकता एंड वो बीच पर जाकर उस मछली को ढूंढने लगता है। एंड काफी देर उस मछली को ढूंढने के बाद तदाशी एक चीज नोटिस करता है कि कई सारे क्रीचर समुद्र से निकलकर सीधा बीच पर आ रहे थे। एंड जब तदाशी ध्यान से उन क्रीचर के पास जाकर देखता है तो उसे दिखती है वही सारी मछलियाँ। एंड ठीक तभी एक मछली तदाशी के बगल में से समुद्र से निकलकर तदाशी की तरफ बढ़ती है, जो देखकर तदाशी की हालत लिटरली खराब हो जाती है। बट जब तक तदाशी उन मछलियों को पकड़ पाता तब तक वो मछलियाँ पत्थरों के बीच जाकर छुप जाती है। देन सीन शिफ्ट होता और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तदाशी उस पुलिसमैन को सब कुछ बताता है जो कुछ भी कल रात उसने बीच पर देखा था। बट यहाँ पर ऑब्वियसली वो पुलिसमैन तदाशी की बात पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। इसलिए फिर तदाशी उस पुलिस ऑफिसर को कावरी से पूछने के लिए कहता है, बट इस पर कावरी उस पुलिसमैन को कुछ भी नहीं बताता, बिकॉज कावरी कल की बात को लेकर तदाशी से काफी ज्यादा नाराज थी कि कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी रात में सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर भाग गया था। लेकिन ठीक तभी हम देखते कि कावरी अचानक से बेहोश हो जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता और हमें
एक बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फिशरमैन ने अभी अभी एक मछली को पकड़ा था। एंड जब वो फिशरमैन उस मछली को ऊपर खींचता है तो उसे दिखता है कि उस मछली के पेड़ थे। वहीं हमें एक और बोट का सीन दिखाया जाता है जो कि समुद्र से जब अपना जाल वापस ऊपर खींचती है तो उन सभी जालों में से कई सारी मछलियां निकलती है जिन सभी मछलियों के पेड़ थे। एंड देखते ही देखते वो सभी मछलियां पूरी बोट के ऊपर अटैक कर देती है एंड वो सभी फिशरमैन उन सभी मछलियों को मारने लगते हैं। देन अगेन सीन शिफ्ट होता है और हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग एज यूजुअल काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। बट एक तभी एक आदमी को समुद्र के अंदर शार्क दिखाई देती है एंड ऑब्वियसली वो आदमी सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर समुद्र से बाहर निकलने के लिए कहता है। एंड जब सभी लोग समुद्र से बाहर निकलते तो उन सभी लोगों को भी वो शार्क दिखाई देती है। बट सरप्राइजिंगली ठीक तभी वो शार्क समुद्र से सीधा बीच पर खड़े लोगों की तरफ बढ़ने लगती है जो देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की फटकर हाथ में आ जाती है। बिकॉज लोगों के अकॉर्डिंग तो उस शार्क को वहीं पर रुक जाना चाहिए था। बट वो शार्क जैसे जैसे किनारे की तरफ बढ़ रही थी उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। एंड गाइस हमें दिखाया जाता है कि लिटरली उस शार्क के भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी मदद से वो शार्क समुद्र से बीच पर आ जाती है एंड वो वहाँ खड़े सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। एंड उस शार्क का वो अटैक सच में इतना ज्यादा डेडली था कि अनफॉर्चुनेटली बीच पर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता। देन हमें अगेन तदाशी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तदाशी कावरी का ख्याल रख रहा होता है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कावरी का गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका था, इसलिए फिर तदाशी अगेन कावरी को किस करने के लिए उसके पास जाता है। एंड कावरी वो अगेन तदाशी को मना कर देती है बिकॉज कावरी को अचानक से वो बदबू आने लगती है। एंड इस पर तदाशी कावरी से कहता है कि उसने अभी अभी ब्रश के साथ में माउथ फ्रेशनर का भी यूज करा है तो फिर उसके मुंह से बदबू आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बट इस पर कावरी तदाशी से बोलती है कि वो बदबू इस समय खिड़की से आ रही है। एंड जब तदाशी अपनी विंडो से बाहर चेक करता है तो उसे अपने घर के बाहर एक शार्क दिखती है। वेल एक बड़ी सी ग्रेट व्हाइट शार्क जिसके बड़े बड़े से पेड़ थे जो कि बेखौफ उसके बैकयार्ड में घूम रही थी, जिसे देखकर तदाशी डर के मारे छुप जाता है। एंड उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और जब तदाशी इन सभी चीजों के बारे में कावरी को बताता है तो वो भी तदाशी की बातों पर बिलीव नहीं करती। बट हम देखते कि धीरे धीरे कर वो बदबू कावरी की लिमिट के बाहर होने लगती है। यहाँ पर तदाशी कावरी को शांत करता है बट अनफॉर्चुनेटली तब तक वो शार्क तदाशी के मेंशन के बाहर पहुंच चुकी थी। एंड ठीक तभी एकदम से कावरी चिल्ला देती है जिसकी वजह से वो शार्क तदाशी के मेंशन का गेट तोड़ते हुए सीधा अंदर घुस जाती है, जो देखकर कावरी खिड़की से बाहर कूदने लगती है। बट जैसे ही कावरी खिड़की के बाहर देखती है तो उसे दिखता है कई सारी जमीन पर चलती मछलियां जिन्हें देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। एंड कावरी तदाशी को शार्क के साथ में अकेला छोड़कर उस रूम से भाग जाती है, जो देखकर तदाशी भी कावरी का पीछा करने लगता है। एंड तदाशी का पीछा वो शार्क करने लगती है जो कि लिटरली तदाशी का पीछा करते करते स्टेयर्स तक पर चढ़ जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता और हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समुद्र से निकलकर लाखों सी क्रीचर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड हाँ, इन सभी सी क्रीचर की टांगे थी। एंड यहाँ पर शहर के लोगों को और पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड ठीक तभी हम देखते कि शहर में खड़े एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक हैमरहेड शार्क अटैक कर देती है, जिसके बाद हमें अगेन तदाशी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तदाशी कावरी का पीछा करते करते सेकंड फ्लोर के स्टोरेज रूम तक पहुँच जाता है, जहाँ जाकर पहले तो वो उस रूम के गेट को बंद करता है। एंड हमें दिखाई जाती है कावरी जो कि डर के मारे बॉक्सेस के पीछे छुपी हुई थी। लेकिन ठीक तभी वो शार्क गेट तोड़ते हुए सेकंड फ्लोर के स्टोरेज रूम में एंटर करती है और कोई भी और रास्ता ना दिखने पर तदाशी फाइनली लड़ने का डिसाइड करता है। एंड ठीक तभी हम देखते कि वो शार्क तदाशी के ऊपर अटैक कर देती है, जिस अटैक को तदाशी नीचे झुककर डॉज कर देता है। एंड वो शार्क सीधा सेकंड फ्लोर से खिड़की तोड़ते हुए नीचे जाकर गिरती है। एंड जब तदाशी और कावरी उस शार्क को चेक करते हैं तब तक वो शार्क अनफॉर्चुनेटली मर चुकी थी। बेसिकली उस शार्क के पैर उसकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जिस वजह से वो शार्क मारी जाती है। जिसके बाद हमें एक न्यूज रिपोर्टर दिखाया जाता है जो कि हमें ये बताता है ओकिनावा में तबाही अभी भी जारी है। इसी के साथ समुद्री मछलियों की तादाद धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है। एंड इन सभी मछलियों ने धीरे धीरे कर शहर पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से अब तक करोड़ों येन का नुकसान हो चुका है क्योंकि सारी सड़कें खाली है। एंड इस वजह से बिजनेस पूरी तरीके से ठप पड़ चुके हैं। एंड इन सभी मछलियों में सबसे ज्यादा नुकसान ग्रेट व्हाइट शार्क ने पहुंचाया है, जिसके कारण अब तक कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है और लोकल हंटर एंड जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स इन सभी क्रीचर को हंट कर रही है। एंड इसी के साथ पूरे शहर के लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इन क्रीचर की वजह से शहर में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। देन सीन शिफ्ट होता और हम तदाशी को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा इन सभी न्यूज
उसको देख रहा था और तदाशी अब काओरी के साथ में टोक्यो आ चुका था। खैर फिर तदाशी काओरी को चेक करने के लिए काओरी के रूम में जाता है एंड यहाँ पर ओकिनावा के अंदर जो कुछ भी हुआ था इस वजह से काओरी काफी ज्यादा चिड़ी हुई थी, इसलिए फिर तदाशी काओरी को अकेला छोड़कर अपने अंकल के घर चला जाता है। बेसिकली तदाशी ओकिनावा में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिस मेंशन के अंदर रुका हुआ था वो मेंशन उसके अंकल का था, जिसके बाद हमें तदाशी के अंकल दिखाए जाते हैं जो कि पेशे से एक साइंटिस्ट थे एंड यहाँ पर तदाशी के अंकल तदाशी से पूछते हैं कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में उसकी ट्रिप कैसी रही एंड इस पर तदाशी के साथ में ओकिनावा में जो कुछ भी हुआ था वो अपने अंकल को वो सब कुछ बता देता है, जो सुनकर तदाशी के अंकल लिटरली ओकिनावा जाने की एक टिकट बुक कर लेते हैं। जिसके बाद तदाशी अगेन काओरी के पास जाता है जहाँ पर काओरी तदाशी को ये बताती है कि उसे अगेन वो बदबू आने लगी है, बट इस पर तदाशी काओरी से कहता है कि ये सब बस उसका वहम है बिकॉज वो सभी लोग अब टोक्यो आ चुके थे जो कि ओकिनावा से कोसों दूर था। बट यहाँ पर काओरी को वो बदबू सच में इतनी ज्यादा आ रही थी कि लिटरली काओरी तदाशी का घर छोड़ के भाग जाती है। बट फिर काफी देर काओरी का पीछा करने के बाद तदाशी फाइनली काओरी को पकड़ लेता है एंड तदाशी काओरी को पकड़कर उसे शांत कराने लगता है, लेकिन ठीक तभी आसमान में कुछ देखकर काओरी के पसीने छूट जाते हैं एंड गाइस हमें दिखाई जाती है वही थैली में बंद मछली जो कि समुद्र के अंदर उड़ गई थी एंड गाइस ये मछली लिटरली ओकिनावा से उड़कर टोक्यो तक पहुंच चुकी थी एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मछली सीधा काओरी की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर ऑब्वियसली काओरी तेजी से भागने लगती है एंड तदाशी वो काओरी का पीछा करने लगता है एंड काफी देर भागने के बाद वो दोनों फाइनली उस मछली से पीछा छुड़ा लेते हैं एंड वो दोनों एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं और यहाँ पर तदाशी काओरी को शांत करता है ये कहते हुए कि अब वो दोनों सेफ हैं। बट ठीक तभी हम देखते कि वो मछली उड़ते उड़ते वहां तक भी पहुंच जाती है एंड हम देखते कि वो पॉलिथीन उन दोनों के पास जाकर ब्लास्ट हो जाती है, जिस वजह से वो मछली जमीन पर गिर जाती है एंड सरप्राइजिंगली हमें दिखाया जाता है कि वो मछली काफी समय पहले ही मर चुकी थी एंड इवन वो मछली तो अब डिसॉल्व होना भी चालू हो चुकी थी। वेल गाइस मांगा की स्टार्टिंग में हम देखते कि उस मछली को अपने सामने देखकर तदाशी और काओरी की फटने लगती है बिकॉज पहला तो वो मछली अब सड़ने लगी थी एंड दूसरा वो मछली टोक्यो से लेकर ओकिनावा तक इतनी दूर का डिस्टेंस कवर कर कर उन दोनों के पास में आई थी, वो भी ऐसी हालत में एंड इन्हीं सभी चीजों को देखकर काओरी तदाशी से कहती है कि हो ना हो ये मछली उन दोनों का पीछा कर रही है, बट यहाँ पर तदाशी उससे कहता है कि ये सब बस उसका भ्रम है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और तदाशी उस मछली को लेकर अपने अंकल के पास जाता है यानी कि प्रोफेसर के पास में, जहाँ जाकर वो प्रोफेसर को वो बैग देता है जिसके अंदर वो मछली थी और सरप्राइजिंगली वो बैग अगेन फूल चुका था। यहाँ पर तदाशी प्रोफेसर से कहता है कि ओकिनावा के अंदर पहले ये मछली जिस बैग में थी वो भी बिल्कुल इसी तरीके से फूल चुका था एंड इवन पहले वाले बैग में तो इससे भी ज्यादा हवा थी जिसकी वजह से ये मछली हवा में तैर रही थी। खैर इसके बाद में तदाशी का अंकल उस बैग को काटता है एंड इस मछली की बदबू से वहाँ मौजूद सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। बट यहाँ पर तदाशी का अंकल तदाशी से कहता है अतीत में मैं पहले भी इस भयानक बदबू का सामना कर चुका हूँ, क्या तुमने कभी किसी सड़ी हुई बॉडी की गंध महसूस करी है? आज से कई दशक पहले मेरे डैड के पास में एक प्राइवेट लैब थी बिल्कुल किसी कारखाने की तरह एंड वो हमेशा पूरा समय अपनी लैब में बिताया करते थे एंड वो कभी भी अपने घर पर नहीं आते थे एंड जब मेरे डैड डेड हो गए दिल के दौरे की वजह से उस समय वो अनफॉर्चुनेटली फैक्ट्री में ही मौजूद थे एंड इसलिए कुछ समय तक हमें उनका पता ही नहीं चला कि वो मर चुके हैं। ये पूरी कहानी हॉट समर की है, उनकी बॉडी सड़ती रही एंड जब मैं अपने डैड की फैक्ट्री पहुंचा तो वो बदबू बिल्कुल वैसी ही थी। खैर इसके बाद में तदाशी का अंकल उस मछली के ऊपर रिसर्च करने लगता है एंड तदाशी वो अगेन अपने घर आने लगता है जहाँ पर रास्ते में तदाशी को काओरी बैठी हुई दिखती है एंड इसलिए तदाशी सिंपली काओरी के पास जाकर उसका हाल चाल पूछता है। बट इस पर काओरी तदाशी के ऊपर फट पड़ती है ये कहते हुए कि उसे अगेन उस मछली की बदबू चारों तरफ से आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। बट यहाँ पर तदाशी काओरी को शांत करता है एंड यहाँ पर वो उसे ये बताता है कि ये सब उसके पास डिल्यूजन्स है, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। जिसके बाद में अगेन ये दोनों अपने घर पर आते हैं बट यहाँ पर काओरी को अभी भी लग रहा था कि उसके घर में कुछ तो है, इसलिए फिर तदाशी काओरी को भरोसा दिलाने के लिए चप्पल जूतों की अलमारी चेक करता है एंड ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ भी नहीं था। बट ठीक तभी काओरी देखते कि उस अलमारी के अंदर से एक क्रीचर बाहर निकलता है जो देखकर काओरी डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। वहीं पर तदाशी चप्पल की मदद से उस क्रीचर को मार देता है एंड यहाँ पर काओरी तदाशी से बोलने लगती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पर अभी भी वो मछलियाँ मौजूद है। एंड गाइस ठीक तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस क्रीचर को तदाशी ने मारा था वो कोई मछली नहीं बल्कि एक कॉकरोच था। जिसके बाद रात होती है एंड ये दोनों अपने बेड पर सो रहे थे बट ठीक तभी आधी रात के समय तदाशी एकदम से उठता
लगता है बिकॉज उसे भी वही बदबू आ रही थी जो कि कौरी सूंघ पा रही थी, जिसका सीधा सा मतलब है कि कौरी कोई झूठ नहीं कह रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें तदाशी के अंकल की लैब दिखाई जाती है जहाँ पर तदाशी का अंकल उस मछली के ऊपर रिसर्च कर रहा था। एंड यहाँ पर तदाशी का अंकल हमें ये बताता है ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात है। मछली अब मर चुकी है एंड उसका पूरा शरीर पूरी तरीके से सड़ चुका है, बट पता नहीं कैसे ये अभी भी अपने पैरों पर चल रही है। देन प्रोफेसर उस मछली की बॉडी को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देता है ताकि वो अच्छी तरीके से उस मछली के ऊपर रिसर्च कर सके। एंड उस मछली को पूरी तरीके से डिसमेंटल करने के बाद में प्रोफेसर को अपने सामने स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे कि अभी के लिए हम लेग गार्ड कह के बुलाएंगे ताकि वीडियो के अंदर कंफ्यूजन पैदा ना हो। खैर गाइस, यहाँ पर वो लेग गार्ड देखने में बहुत ज्यादा अजीब था एंड यहाँ पर प्रोफेसर को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये चीज असल में है क्या। इसलिए यहाँ पर प्रोफेसर अपने हाथ की मदद से उस मशीन को चेक करने लगते हैं एंड जैसे ही प्रोफेसर उस लेग स्ट्रेचर को छूते हैं वो लेग स्ट्रेचर पूरी ताकत से प्रोफेसर के हाथों से जुड़ जाता है। एंड ये सीन पता नहीं मुझे बेन 10 की याद क्यों दिला रहा है। खैर गाइस, यहाँ पर प्रोफेसर ये बात समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। एंड देखते ही देखते वो लेग सपोर्टर प्रोफेसर के पूरे हाथ को पूरी ताकत से जकड़ लेता है जिससे कि ऑब्वियसली प्रोफेसर के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। एंड यहाँ पर प्रोफेसर बार बार अपनी असिस्टेंट्स को अपनी मदद के लिए बुलाने लगता है, जिसके बाद में हमें न्यूज रिपोर्टर बताया जाता है जो कि हमें ये बताता है हमें आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है ओकिनावा वॉकिंग फिश क्राइसिस को लेके। अब ये सभी मछलियां जापान के बीचेस से शहर तक पहुंच चुकी है। आज सुबह सुबह दक्षिणी कोगिशिमा से शुरू होकर क्यूसू के सभी बीचेस से ऐसी घटना के बारे में सूचना मिल रही है। शहर के आम नागरिक, फायर फाइटर फोर्स और फिशरमैन ये सभी लोग मिलकर उन मछलियों को मारने का काम कर रहे हैं। एंड ठीक तभी हमें दिखाया जाता है कि तदाशी के पास में उसके अंकल का कॉल आता है जो कि तदाशी को मिलने के लिए अपनी लैब पर बुलाते हैं, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कौरी और तदाशी के अंकल के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर तदाशी अपने अंकल से पूछता है कि अंकल आपने मुझे यहाँ पर आखिर क्या देखने के लिए बुलाया है। जिस पर तदाशी का अंकल तदाशी से कहता है हाँ मुझे पता है कि अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो बात डाइजेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर तुम्हें इन सभी घटना के पीछे की सच्चाई को जानना है तो प्लीज तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो सड़ी हुई बदबू असल में वो डेथ की है। मेरे डैड ने मरने से पहले मुझे एक कहानी सुनाई थी। मेरे पिता वो वॉर के दौरान इंपीरियल जापानीज आर्मी के साइंटिस्ट थे एंड पैसिफिक ओशन की लड़ाई के समय उनका ट्रांसफर उनकी असाइन की गई लैब से काफी ज्यादा दूर किया गया था, ओकिनावा के पास के एक अबैंडन्ड आइलैंड के ऊपर। जाहिर सी बात है कि इंपीरियल आर्मी उस आइलैंड के ऊपर सीक्रेटली एक वेपन के ऊपर काम कर रही थी एंड साइंटिस्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक मिस्टीरियस जम के बारे में नोटिस करा। यह जम लैब में मौजूद जानवरों के टिश्यूज का यूज करके इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ गैस को प्रोड्यूस करता था। एंड जब साइंटिस्ट ने उन इन्फेक्टेड जानवरों के सभी छेदों को बंद कर दिया तो उनकी बॉडी अचानक से फूलने लगी। लेकिन साइंटिस्ट को जिस चीज ने हैरान करा वो ये बात नहीं थी कि वो जम इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ गैस को प्रोड्यूस करता था, बल्कि असली दिक्कत तो उस गैस की बदबू थी जो कि बिल्कुल सड़े हुए मांस की तरह थी और ये बदबू असहनीय थी। और इस बदबू की वजह से लैब में काम करने वाले कई सारे साइंटिस्ट की तबीयत अचानक से खराब हो गई। लेकिन तभी लैब के जो सुपरवाइजर थे उन लोगों ने एक चीज को नोटिस करा कि वो लोग इस जम को एक वेपन की तरह यूज कर सकते थे। पहली नजर में ये चीज सुनने में बचकानी लगती है, लेकिन जब वॉर के दौरान जापानीज आर्मी कमजोर पड़ने लगी तो फिर गवर्नमेंट ने परेशान होकर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। उन लोगों का पहला आइडिया था कि दुश्मन को इस जम से इन्फेक्ट करने के लिए इन्फेक्टेड डॉग एंड कैट को बड़ी क्वांटिटी में दुश्मन के इलाके में भेजा जाएगा। बट ठीक तभी इस प्रोजेक्ट के आगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उस जम ने एनिमल के जो नर्वस सिस्टम थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिस वजह से लोकेशन तक पहुंचने से पहले ही एनिमल पैरालाइज हो जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट को ट्रांसपोर्ट के लिए एक बेहतर मीडियम की जरूरत थी। इसलिए फिर उन लोगों ने इस काम के लिए एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट से पूछा, यानी कि मेरे डैड से। एंड ऑब्वियसली मेरे डैड मान भी गए। बेशक मेरे डैड को इस बात को लेकर डाउट था, लेकिन मेरे डैड उस जम की गैस प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। एंड उन्होंने कुछ समय बाद ये चीज क्लेम की कि उन्हें इस बात का आंसर अब मिल चुका है। वेल गाइस, ये समाधान था गैस के दबाव से चलने वाली एक मशीन, जिसमें बिल्ली, कुत्ते, गाय, घोड़े इन सभी को उस जम से इन्फेक्ट करके उस मशीन में बैठाकर दुश्मनों के इलाके में छोड़ दिया जाता था। हाँ, मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ये आइडिया सुनने में काफी ज्यादा इलॉजिकल लगता है, बट मेरे डैड उस मशीन को बनाने के लिए उस
आइलैंड के ऊपर गए थे और मेरे डैड के अकॉर्डिंग उन्होंने इस मशीन का एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना भी लिया था। इसलिए फिर जापानीज सरकार ने इसे बनाने की मंजूरी दे दी एंड इस मशीन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बड़े स्केल पर किया गया। लेकिन जब इस प्रोटोटाइप के बहुत सारे यूनिट बनाए गए एंड जिन शिप की मदद से इन सभी मशीनों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, उस शिप को यूएस मिलिट्री के एक फाइटर प्लेन ने डुबो दिया। इस एक्सीडेंट में मेरे डैड एक लौते सर्वाइवर बचे थे एंड जब मेरे डैड ने मुझे ये स्टोरी सुनाई तब उस समय वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। बट आखिर किसे पता कि सच क्या है। मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी रिसर्च करी बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बट तभी हम देखते कि उस मछली की बदबू से काओरी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। इसलिए फिर वो तदाशी के अंकल के बाथरूम को यूज करने के लिए चली जाती है एंड ठीक तभी तदाशी का अंकल तदाशी को एडवाइस करता है कि उसे काओरी को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देना चाहिए बिकॉज उसकी कंडीशन अब दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। बट यहाँ पर तदाशी अपने अंकल को ये बताता है कि काओरी जब छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, इसलिए वो बचपन से अकेली रहती आई है एंड इसलिए तदाशी उसका ख्याल रखा करता था। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, तदाशी काओरी को लेकर बहुत ज्यादा लॉयल था, जिस चीज का एक प्राइम एग्जांपल तुम्हें वीडियो के आगे देखने को मिलेगा। खैर गाइस, हम देखते कि काओरी वॉशरूम को यूज करने के बाद में अपना चेहरा मिरर के अंदर देख रही थी एंड ठीक तभी वो एकदम से नोटिस करती है कि उसके चेहरे पर कई सारे पिंपल होने लगे थे। बट फिर वो इन सभी चीजों को इग्नोर कर टॉयलेट से बाहर निकल जाती है। बट ठीक तभी काओरी ये नोटिस करती है कि वो बदबू ठीक उसके पीछे वाले रूम से आ रही थी एंड ठीक तभी उस रूम में से एक क्रीचर निकलकर काओरी का पीछा करने लगता है, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली काओरी जमीन पर गिर जाती है। एंड ठीक तभी हम देखते कि एकदम से तदाशी को काओरी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है एंड जब तदाशी बाहर जाकर काओरी को चेक करता है तब तक अनफॉर्चुनेटली काओरी बेहोश हो चुकी थी। इसलिए यहाँ पर तदाशी काओरी को जगाने का ट्राई करता है एंड ठीक तभी उसे अपने सामने कुछ दिखाई देता है। वेल, एक हाथ जिसके की वही लेग सपोर्टर लगे हुए थे, आई मीन मछलियों वाले पैर, जो देखकर तदाशी के पसीने छूट जाते हैं और ठीक तभी वो हाथ अपने पैरों के साथ में भाग जाता है। साउंड्स वियर्ड, हाँ। एंड ठीक तभी हमें तदाशी के पीछे दिखाया जाता है तदाशी का अंकल, जो कि अपना एक हाथ खो चुका था। जिसके बाद में तदाशी का अंकल तदाशी को वो सब कुछ बताता है जो कि उसके साथ में लैब में हुआ था। अब बेसिकली जब उस लेग सपोर्टर ने प्रोफेसर के हाथ को पकड़ा तो पहला वो इतना ज्यादा टाइट एंड ताकतवर था कि उसके पास से अपना हाथ छुड़ाने का कोई भी रास्ता नहीं था। इवन लेग सपोर्टर के ऊपर उस मछली के जम भी लगे हुए थे एंड अगर प्रोफेसर अपना हाथ नहीं काटते तो उन जम्स का इन्फेक्शन उनके हाथ से सीधा उनकी बॉडी पर फैल जाता एंड फिर प्रोफेसर का हाल भी उनके हाथ की ही तरह हो जाता एंड उनकी मौत बहुत ज्यादा भयानक होती। इसलिए प्रोफेसर ने अपना हाथ काट डाला। तदाशी, तुम उन नलियों को मेरे हाथ में जाते हुए देख पा रहे होगे। वेल, ये नलियां मेरे हाथ से गैस इकट्ठा कर उस गैस की मदद से उस लेग सपोर्टर को चलाता है। मैं इस लेग सपोर्टर को अंदर से देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैंने इसके सारे पुर्जों को अलग करने की कोशिश की। बट उस लेग सपोर्टर को डिसमेंटल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था बिकॉज उस लेग सपोर्टर के अंदर ना ही कोई स्क्रू थे और ना ही कोई गैप था। उस लेग सपोर्टर की पूरी बॉडी मेटल से बनी थी, लेकिन मेरे लिए फिर भी ये काम बहुत ज्यादा आसान था। बेसिकली ये पूरा लेग सपोर्टर पिस्टन और सिलेंडर की मदद से बना था, बिल्कुल किसी कार की तरह। मछलियों से निकलने वाली गैस को वो पाइप इकट्ठा करता है एंड उस गैस की मदद से पिस्टन हिलते हैं, जिस वजह से लेग सपोर्टर चल पाता है। खैर, इसका बायां पैर टूट गया था, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने इसे डेस्क की मदद से कुचल दिया था। खैर, इसकी मरम्मत करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं था। इसकी सरलता के बावजूद देखो इसके पैरों की हरकत कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मेरा मानना है कि जम्स द्वारा निकाली गई इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ गैस की वजह से वो लेग सपोर्टर किसी लिविंग क्रीचर की तरह चल पा रहा है, क्योंकि इसका जम अभी भी जिंदा है। बस देखो, इस मछली की जगह सिर्फ मेरा हाथ है। बट इस पर तदाशी कहता है, अंकल, क्या आपके कहने का मतलब है कि जापान में इस समय जितनी भी मछलियां घूम रही है, क्या वो सभी इन सभी लेग सपोर्टर की वजह से चल रही है? एंड इस पर प्रोफेसर उसे ये बताता है, इन सभी चीजों में मछलियों का कोई भी हाथ नहीं है, वो तो बेचारी पानी से बाहर निकालते ही मर जाती है, जो कि इन्हें चलने पर मजबूर कर रहे हैं। ये मशीन तब तक उसके होस्ट का यूज करती है जब तक उसके होस्ट की बॉडी गैस प्रोड्यूस करती रहती है। तदाशी, तुम इन सभी मछलियों को ज़ॉम्बी की तरह समझ सकते हो। बट इस पर तदाशी अपने अंकल से पूछता है, अंकल, अगर आपके हाथ को इन्फेक्ट करने वाले जम वॉर के दौरान बनाए गए थे तो क्या ये अभी भी ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं? अगर ये जम्स उन मछलियों से निकलने वाली गैस के अंदर हुए तो अब तक ये जम्स तो हर जगह पहुंच चुके होंगे। बट इस पर उसका अंकल बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें एक न्यूज रिपोर्टर बताया जाता है, जो कि हमें ये बताता है, ताजा खबर, चलती हुई मछलियां वेस्ट जापान तक पहुंच चुकी है। हालांकि इन मछलियों का प्रकोप समुद्री तटों पर अधिक है, फिर भी कुछ जगह ये मछलियां
मछलियाँ समुद्री तट से 15 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जो कि मछलियों के कारण घायल हो गए हैं। साथ ही शहर के लोग इन सभी मछलियों की बदबू से बहुत ज्यादा परेशान है। बड़े शहरों में बड़ी मछलियाँ कारों से टकराकर एक्सीडेंट कर रही है। एंड इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकार ने समुद्र के अंदर चारों तरफ नेट बिछा दी है, ताकि ये मछलियाँ समुद्री तट पर आ ना पाए। इसी के साथ गोताखोर लगातार पानी के अंदर जांच कर रहे हैं। एंड गाइस, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तदाशी इन सभी न्यूज को देख रहा था। एंड वो यहाँ पर अपने मन में बोलता है, किसी भी न्यूज चैनल ने अब तक इस न्यूज के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अगर अंकल ने जो कुछ कहा वो सब कुछ सच था, तो एक्सपेरिमेंट में मौजूद किसी भी आदमी को अब तक सामने आ जाना चाहिए था। मे भी ऐसा हो सकता है कि सरकार ने बात दबा दी हो। मेरे हाथों पर तो उस मछली ने कई बार डंक मारा है। तो अगर ये जम सच में इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में बदल रहा है, एंड अगर ये सभी बातें सच है, तो अब तक मुझे भी इन्फेक्ट हो जाना चाहिए था। जिसके बाद तदाशी कावरी को चेक करने के लिए उसके रूम में जाता है, बिकॉज वो कुछ दिनों से अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। बट ठीक तभी तदाशी को कावरी के रूम से वो बदबू आने लगती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर कावरी के रूम में चेक करता है। जहाँ पर जाकर तदाशी ये नोटिस करता है कि कावरी का पूरा रूम उस बदबू से भरा हुआ था। एंड कावरी वो तो आराम से कंबल ओढ़कर सो रही थी। अब यहाँ पर तदाशी कावरी से कहता है, कावरी क्या तुम्हें अब सच में इस बदबू की आदत पड़ चुकी है? प्लीज यहाँ से बाहर चलो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। एंड जैसे ही तदाशी कावरी का कंबल खींचता है, तो उसे कावरी की कुछ ऐसी हालत दिखती है। वेल, कावरी की पूरी बॉडी उन जम्स की वजह से पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुकी थी। एंड इवन तदाशी तो कावरी से ये तक कह देता है कि आखिर वो है कौन। एंड गाइस, हमें दिखाया जाता है कि कावरी के मुंह से वही गैस बाहर निकलने लगती है, वो भी काफी ज्यादा प्रेशर के साथ में, जो देखकर तदाशी की लिटरली फटने लगती है। वहीं पर कावरी तदाशी से मिरर मांगने लगती है। बट यहाँ पर तदाशी ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर कावरी ने इस हालत में अपनी शक्ल देख ली तो मैटर सच में बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता था। एंड ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। एंड अगर तुम लोगों में से किसी की गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें भी ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि लड़कियों के लिए उनका फेस कितना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। क्या कह रहे हो, रिलेटेबल नहीं है? खैर, यहाँ पर तदाशी कावरी को मिरर देखने से रोकता है, बट यहाँ पर कावरी तदाशी की एक भी बात नहीं सुनती है। एंड वो फाइनली अपना चेहरा मिरर में देख लेती है। एंड लिटरली गाइस, कावरी खुद को खुद ही नहीं पहचान पा रही थी। कावरी अपनी शक्ल देखने के बाद कुछ ऐसा रिएक्शन देती है। एंड इवन कावरी के आगे एंड पीछे दोनों तरफ से गैस निकलने लगती है। डैम, ये सब देखने में कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। खैर गाइस, यहाँ पर हमें न्यूज दिखाई जाती है, जहाँ पर वही पहले वाला न्यूज रिपोर्टर हमें ये बताता है, चलती मछलियाँ अब कांटों के क्षेत्र तक पहुँच चुकी है। मछलियों को रोकने के लिए जो जाल लगाए गए थे, वो भी पूरी तरीके से बेकार साबित हुए। सुरुगा टाउन, सगामी टाउन एंड काजुकी टाउन क्षेत्र के सभी इलाकों में मछलियाँ घुस चुकी है। ये वहाँ की लाइव फुटेज है। ये सभी मछलियाँ झुंड बनाकर समुद्र से समुद्री तट पर आ रही है। एंड गाइस, हमें दिखाया जाता है कि जो रिपोर्टर बीच पर आकर इन सभी चीजों को लाइव शूट कर रहा था, लिटरली उसकी वैन से मछलियाँ टकराने लगती है। एंड ठीक तभी हमें दिखाया जाता है कि समुद्र से लिटरली एक व्हेल बाहर निकलती है, जो कि पहली बात तो बहुत ज्यादा बड़ी थी। एंड इवन उसके पैर भी बहुत ज्यादा बड़े थे। इवन उस रिपोर्टर का पूरा क्रू उस व्हेल को देखकर कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। एंड ठीक तभी तदाशी को अपने रूम के बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एंड इसलिए फिर तदाशी खिड़की खोलकर बाहर चेक करता है। एंड गाइस, हमें दिखाया जाता है कि वो सभी मछलियां अब तदाशी के घर के बाहर तक पहुंच चुकी थी। एंड ठीक तभी कावरी भी उस बालकनी में आकर ऊपर से नीचे कूदने का ट्राई करती है, बट ऑब्वियसली तदाशी उसे ऐसा करने से रोक देता है। एंड यहाँ पर वो कावरी से पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। एंड इस पर कावरी तदाशी को बताती है, मेरा पूरा शरीर अब बहुत ज्यादा भद्दा हो चुका है, और इसी के साथ मैं अब इस बदबू को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं अब मरना चाहती हूँ। बट यहाँ पर तदाशी कावरी से जो कुछ भी कहता है, सारे लड़के और सारी लड़कियां इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर तदाशी तुम्हें लॉयल्टी का असली मतलब बताता है। वेल, तदाशी कावरी से कहता है, कावरी आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे नेचर से प्यार करा, तुम्हारी शक्ल देखकर या फिर तुम्हारी बॉडी देखकर नहीं। मैं पहले तुमसे जितना प्यार करता था, मैं अब भी तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद में तदाशी कावरी को शांत करता है एंड वो उसे अगेन उसी के रूम में सुला देता है। देन तदाशी बाहर आकर अगेन अपने अंकल को फोन लगाता है, ताकि उसके अंकल कावरी की कुछ मदद कर सके। बट यहाँ पर तदाशी का फोन पिक करती है उसके अंकल की असिस्टेंट, जो कि तदाशी को बताती है कि प्रोफेसर इस समय बहुत ज्यादा बिजी है, वो इस समय किसी से भी बात नहीं कर सकते हैं। एंड ये कहकर वो असिस्टेंट फोन काट देती है। जिसके बाद तदाशी कावरी के रूम के बाहर जाता है एंड वो कावरी को ये बताता है कि उन लोगों को अब हॉस्पिटल चलना चाहिए, बिकॉज अब कावरी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। बट काफी देर कावरी के रूम के बाहर खड़े होने के
बाद भी कावरी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। इसलिए तदाशी कावरी के रूम में जाकर चेक करता है एंड डैम तदाशी को अंदर जाने के बाद में जो कुछ भी दिखता है वो सब कुछ देखकर तदाशी कंप्लीटली शॉक हो जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये चीज तो सच में मेरे लिए भी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। एंड इस समय वो गैस कावरी के पीछे से निकल रही थी बिकॉज कावरी का मुंह इस समय उस रस्सी की मदद से बंद था एंड इसी वजह से प्रेशर बढ़ता है एंड गैस के बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा कम जगह होने की वजह से कावरी का वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिस वजह से वो रस्सी टूट जाती है एंड कावरी जमीन पर गिर जाती है। एंड तभी तदाशी एम्बुलेंस का वेट ना करते हुए जल्दी से कावरी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। एंड तदाशी को रोड पर आगे बढ़ने पर लोगों की बॉडी, टूटी हुई कारें एंड अपना एक पुराना दोस्त मिलता है, अपनी ग्रेट व्हाइट शार्क, जो कि तदाशी को देखते ही तदाशी के पीछे पड़ जाती है। एंड तदाशी उस शार्क से काफी देर भागने के बाद में फाइनली एक डेड एंड तक पहुंच जाता है एंड वहीं पर वो ग्रेट व्हाइट शार्क भी तदाशी के पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाती है। खैर यहाँ पर तदाशी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। एंड ठीक तभी वो शार्क तदाशी के ऊपर अटैक कर देती है एंड तदाशी और कावरी उस शार्क का खाना बनने ही वाले होते हैं, बट ठीक तभी स्टोरी में प्लॉट आर्मर आकर उन दोनों को बचा लेता है। नहीं समझे, उस शार्क की टांगों के नीचे जो गैप था, तदाशी कावरी को जल्दी से वहां से लेकर भाग जाता है एंड वहीं पर वो शार्क अगेन तदाशी का पीछा करने लगती है। बट तभी भागते भागते तदाशी को अपने अंकल का घर नजर आता है, इसलिए फिर तदाशी गेट पर चढ़कर अपने अंकल के घर पर कूदने लगता है एंड वो शार्क ऑलमोस्ट तदाशी और कावरी का गेम बजाने ही वाली होती है, बट यहाँ पर तदाशी 1 सेकंड से बच जाता है। देन तदाशी के अंकल एंड उसकी असिस्टेंट अपने घर से बाहर आती है एंड तदाशी के साथ में अब तक जो कुछ भी हुआ था वो अपने अंकल को वो सब कुछ बता देता है। इसलिए फिर तदाशी का अंकल कावरी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, बट यहाँ पर तदाशी भी अपने अंकल के साथ चलने के लिए जिद करता है, बट यहाँ पर तदाशी का अंकल उसे मना कर देता है। देन तदाशी का अंकल कावरी को कार में लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर तदाशी अगेन अपने घर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में तदाशी को दिखता है कि सोल्जर इन सभी मछलियों को मार रहे थे। देन तदाशी रेलवे स्टेशन जाता है, जहाँ जाकर उसे पता लगता है कि सारी ट्रेनें इस समय बंद थी। इसलिए फिर यहाँ पर तदाशी पैदल अपने घर जाने का डिसाइड करता है, बट रास्ते में जाते वक्त कोई तदाशी का पैर एकदम से पकड़ लेता है एंड जब तदाशी चेक करता है तो उसे दिखता है एक जाइंट ऑक्टोपस, आजकल के बच्चों की भाषा में बोलूं तो लिवाइथन। एंड इवन इस ऑक्टोपस के भी काफी ज्यादा बड़े पैर थे और हाँ, ऑक्टोपस जिंदा था बिकॉज ऑक्टोपस समुद्र के बाहर सांस ले सकते हैं। खैर यहाँ पर वो ऑक्टोपस तदाशी के पैर को पकड़कर अपने साथ घसीटने लगता है एंड तकरीबन 300 मीटर तक घसीटने के बाद में वो ऑक्टोपस तदाशी को एक फैक्ट्री तक ले जाता है, जहाँ ले जाकर वो ऑक्टोपस तदाशी को काफी ज्यादा ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। एंड गाइस, हम देखते कि तदाशी सीधा उस फैक्ट्री के ड्रेनेज सिस्टम में जाकर गिरता है, जहाँ पर पहले से ही कई सारी मछलियाँ पड़ी हुई थी। एंड यहाँ पर तदाशी उस जगह से बाहर निकलने का ट्राई तो करता है बिकॉज उन मछलियों के तदाशी की बॉडी के ऊपर चढ़ने की वजह से तदाशी की पूरी बॉडी के अंदर डंक चुभने लगते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो बाहर नहीं निकल पाता। एंड गाइस, हम देखते कि तदाशी वहीं पर बेहोश हो जाता है। देन काफी टाइम बाद तदाशी की आंखें खुलती है एंड वो देखता है कि जो भी मछलियां उसके आसपास मौजूद थी उनसे निकलने वाली गैस आसमान में जाकर ब्लू कलर की बन रही थी। एंड ठीक तभी हमें वो आसमान दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो कि वो पूरी तरीके से भूतों से बना हो। एंड गाइस, वो गैस या फिर घोस्ट तदाशी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। एंड ठीक तभी वहाँ पर कावरी का घोस्ट आता है जो कि तदाशी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। एंड ठीक तभी हमें दिखाया जाता है कि तदाशी की आंखें फाइनली खुल जाती है एंड जब तदाशी उठकर अपने आसपास देखता है तो वो ये चीज नोटिस करता है कि वो इस समय हॉस्पिटल में था। एंड ठीक तभी एक डॉक्टर तदाशी से कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उठ गए, सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी जगने की उम्मीद करना भी छोड़ दिया था, मुझे तो लगा कि अब तुम कभी भी नहीं उठोगे। तुम्हें पता है कि तुम लगभग 1 महीने से कोमा में हो, तुम्हें किसी ने फैक्ट्री के ड्रेनेज सिस्टम के अंदर देखा एंड फिर तुम्हें बचा लिया गया और अगर तुम्हें नहीं बचाया जाता तो तुम अब तक मर चुके होते। बट ठीक तभी तदाशी डॉक्टर से पूछता है कि आखिर मछलियों का हुआ क्या। एंड इस पर डॉक्टर तदाशी को ये बताते हैं समुद्र से मछलियों का बाहर आना बंद हो चुका है एंड अब सारी की सारी मछलियां समुद्र से जमीन पर आ चुकी है। हर कोई अब इस बदबू का आदी हो चुका है। इवन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये बदबू पूरी दुनिया में फैल चुकी है। मछलियां अब उतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि इन मछली से फैलने वाली बीमारी है। बहुत से लोग उस जम की वजह से इन्फेक्ट हो रहे हैं। तुम्हें देखने से तो ऐसा
लगता है कि तुम अब ठीक हो चुके हो। हालांकि तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर मछलियों ने हर जगह डंक मार दिए थे, लेकिन तुम्हारी इम्यूनिटी सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। जिसके बाद हम देखते कि तदाशी काओरी को हॉस्पिटल के अंदर चारों तरफ ढूंढने लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली तदाशी को काओरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए फिर तदाशी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है एंड बाहर जाकर तदाशी को दिखता है कि आर्मी में मौजूद सोल्जर सिटी में मौजूद फिशेस को हंट कर रहे थे। जिसके बाद वो अपने अंकल के घर जाता है, जहाँ पर जाकर तदाशी को यह बात पता चलती है कि काओरी अनफॉर्चुनेटली अब मारी जा चुकी थी, जो सुनकर तदाशी पूरी तरीके से टूट जाता है। बट यहाँ पर तदाशी का अंकल तदाशी से कहता है, तदाशी मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मैं, तुम, डॉक्टर सबने काओरी को बचाने की हर एक नाकाम कोशिश करी, बट काओरी के फेथ के अंदर जो लिखा था काओरी को वही मिला। बट तदाशी तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें काओरी के लिए जीना होगा। एक बार अपने मॉम और डैड के बारे में सोचो। बट यहाँ पर तदाशी काओरी की बॉडी को एक बार देखना चाहता था, लेकिन इस पर तदाशी का अंकल तदाशी से कहता है, मुझे नहीं पता कि काओरी की बॉडी के साथ में असल में हुआ क्या। वैसे भी देश में अब जितने भी लोग मर रहे हैं उन सभी की बॉडी को एक साथ जलाया जा रहा है। तुम अभी बहुत ज्यादा थके हुए हो तदाशी, थोड़ा समय यहाँ पर आराम करो, बाद में अपने मॉम डैड के पास चले जाना। देन सीन शिफ्ट होता और हम देखते कि तदाशी अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। बट आधी रात के समय तदाशी ये चीज नोटिस करता है कि उसके अंकल की असिस्टेंट ठीक उसके पास खड़ी थी। एंड चिंता मत करो, इन दोनों के बीच में कुछ भी नोटी चीज नहीं होने वाली, बट एक चीज है जो कि हमारे और तुम्हारे बीच जरूर होगी। वेल, अगली वीडियो को लेकर डिस्कशन। अगर तुम लोगों को गायों का पार्ट 2 थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, अगर तुम गायों का पार्ट 3 चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना भड़वा सुईची। 500 कमेंट एंड 350 लाइक का टारगेट है। बाकी टारगेट जितना जल्दी कंप्लीट करोगे वीडियो उतनी जल्दी आ जाएगी। एंड हाँ, अगर तुम डेड ट्यूब का पार्ट 2 चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना डेड ट्यूब। मैं अब और ज्यादा सह नहीं सकती हूँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है, प्लीज मेरे साथ चले। एंड गाइस, हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर की असिस्टेंट तदाशी को अपने साथ प्रोफेसर की लैब में ले जाती है, जहाँ जाकर तदाशी को दिखता है ये वेल काओरी अभी भी जिंदा थी, जिसे कि तदाशी के अंकल ने उसी लेग सपोर्टर के ऊपर फिट कर रखा था, बिल्कुल उन सभी मछलियों की तरह। और टू बी ऑनेस्ट, साइंटिस्ट भरोसा करने के लायक नहीं होते। खैर, यहाँ पर हम देखते कि उस लेग सपोर्टर के पाइप काओरी के आगे एंड पीछे दोनों तरफ घुसे हुए थे। एंड हाँ, मैं सच में कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड अपनी काओरी के साथ में ये सब कुछ होता हुआ देखकर तदाशी का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो रहा था। एंड यहाँ पर तदाशी असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। एंड इस पर वो असिस्टेंट तदाशी को ये बताती है कि काओरी 1 महीने से कोमा में थी एंड वो इस लैब में मौजूद थी। असल में उसके अंकल काओरी को हॉस्पिटल लेके ही नहीं गए। और ठीक तभी प्रोफेसर भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि इन दोनों को बताता है कि इस समय काओरी जिस लेग स्ट्रेचर के अंदर फिट है वो लेग स्ट्रेचर असल में उसी ने बनाया है। बेसिकली प्रोफेसर के डैड की जो मशीन थी ये लेग स्ट्रेचर उसका एडवांस वर्जन था। और ठीक तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एक स्विच को दबाता है और सरप्राइजिंगली वो मशीन चालू हो जाती है। एंड काओरी जिस लेग सपोर्टर पर बैठी थी वो अचानक से हिलना चालू कर देती है, जो देखकर प्रोफेसर काफी ज्यादा खुश होता है। बट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में ये सब कुछ होता हुआ देखकर तदाशी का खोपड़ा कम्प्लीटली खराब हो जाता है। इसलिए तदाशी काओरी को बचाने के लिए उस मशीन के पास जाता है ताकि वो उस मशीन को बंद कर काओरी को बाहर निकाल सके। एंड ठीक तभी तदाशी काओरी के मुंह से एक पाइप निकाल भी देता है, बट इस वजह से वो मशीन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एंड ठीक तभी उस मशीन का एक अटैक सीधा प्रोफेसर को लग जाता है एंड काओरी खिड़की तोड़ते हुए प्रोफेसर के घर से बाहर निकल जाती है, जो देखकर काओरी भी तदाशी का पीछा करने लगती है। बट अनफॉर्चुनेटली तब तक काओरी गायब हो चुकी थी एंड इसलिए फिर तदाशी काओरी को अगेन ढूंढने लगता है। एंड यहाँ पर तदाशी ये चीज नोटिस करता है कि टोक्यो शहर पूरी तरीके से अब अबैंडन्ड हो चुका था। चलती हुई मछलियां अब कमजोर पड़ने लगी थी क्योंकि उन मछलियों की बॉडी अब सड़ना चालू कर चुकी थी, जिस वजह से गैस हर जगह से लीक हो रही थी। एंड वो लेग सपोर्टर वाली मशीन सही ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। एंड ठीक तभी तदाशी के पीछे एकदम से एक धमाका होता है और यहाँ पर तदाशी ये चीज नोटिस करता है कि अब सिर्फ उस लेग सपोर्टर का ढांचा बचा हुआ था। एंड ठीक तभी तदाशी को अपने सामने एक आदमी दिखाई देता है, इसलिए फिर तदाशी उससे काओरी के बारे में पूछने लगता है। एंड गाइस, हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि उसी जम से इन्फेक्टेड था, बिल्कुल काओरी की तरह। बट इन्फेक्टेड होने के बावजूद वो आदमी तदाशी को काओरी के बारे में बताता है। देन तदाशी अगेन काओरी को ढूंढना चालू कर देता है और काफी ज्यादा आगे बढ़ने के बाद में तदाशी को अपने सामने कुछ दिखता है कि काओरी की ही तरह एक आदमी लेग सपोर्टर के ऊपर घूम रहा था। एंड जब तदाशी उस मशीन का पीछा करता है तो तदाशी को अपने सामने कुछ ये नजारा दिखाई देता है। वेल, काफी सारे इन्फेक्टेड ह्यूमन
ह्यूमन जो कि उन सभी लेग सपोर्टर के ऊपर बैठे हुए थे। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो सभी इंसान बिल्कुल भेड़ों की तरह एक्ट कर रहे थे। इसलिए फिर तदाशी अगेन इन सभी चीजों को इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है, जहाँ जाकर उसे दिखता है एक और इन्फेक्टेड ह्यूमन जिसके भी आजू बाजू से गैस निकल रही थी। एंड अचानक से वो इंसान उस लेग सपोर्टर के ऊपर जाकर गिर जाता है एंड वो मशीन बिल्कुल किसी रोबोट की तरह उसे अपने साथ पकड़कर ले जाती है। भाई साहब ये पाइप वाला सीन सच में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। खैर यहाँ पर तदाशी ये बात अच्छी तरीके से समझ जाता है कि अब मछलियों की जगह इंसान ले रहे थे। यहाँ तक कि ये तो बस तबाही की शुरुआत थी। अगर सरकार ने इन सभी चीजों को वक्त रहते नहीं रोका तो देखते ही देखते पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। खैर इसके बाद में तदाशी अगेन आगे बढ़ता है और उसे दिखता है एक सोल्जर जो कि एक ह्यूमनॉइड को रोक रहा था। बट इस पर तदाशी उस सोल्जर से कहता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। बट इस पर वो सोल्जर भी लाइक वो सभी लोग पहले ही मर चुके हैं, तो आखिर उन्हें खत्म करने में क्या दिक्कत है, जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। बट ठीक तभी हम देखते कि उन लोगों के पास में एक इन्फेक्टेड आदमी आता है जो कि उन लोगों से मदद की भीख मांगने लगता है, ये कहते हुए कि पीछे कुछ तो बहुत ज्यादा डरावनी चीज है जो कि सीधा उनकी तरफ बढ़ रही है। एंड गाइस ठीक तभी हमें दिखाया जाता है कि धुंध के अंदर से एक बहुत बड़ा सा क्रीचर बाहर निकलता है। वेल गाइस मांगा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गैस के अंदर से लिटरली कई सारे ह्यूमन से बना एक जायंट ह्यूमनॉइड सीधा तदाशी के सामने आ जाता है। एंड गाइस पता नहीं क्यों लेकिन ये सीन मुझे इविल डेड राइसेस की याद दिलाता है। खैर अब उस बड़े से जायंट ह्यूमनॉइड को देखकर इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो लोग करे क्या। एंड ठीक तभी तदाशी के साइड में खड़ा हुआ सोल्जर उस जायंट ह्यूमनॉइड के ऊपर शूट करना चालू कर देता है, जिसके रिप्लाई में वो जायंट ह्यूमनॉइड उस सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली वो सोल्जर मारा जाता है। खैर इस मौके का फायदा उठाकर तदाशी उस इन्फेक्टेड ह्यूमन को अपने साथ लेकर भागने लगता है। बट पता नहीं कैसे लेकिन अचानक से वो इन्फेक्टेड ह्यूमन सीधा उस जायंट ह्यूमनॉइड की तरफ खींचने लगता है, जो देखकर तदाशी उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। एंड ठीक तभी तदाशी को जायंट ह्यूमनॉइड के अंदर से निकलने वाली गैस में कई सारी स्पिरिट निकलते हुए दिखाई देने लगती है। एंड देखते ही देखते वो स्पिरिट उस आदमी को अपने अंदर खींच लेती है। एंड हमें दिखाया जाता है कि वो इन्फेक्टेड ह्यूमन उस जायंट ह्यूमनॉइड के अंदर पूरी तरीके से जकड़ जाता है और ठीक तभी उस जायंट ह्यूमनॉइड में से दो मोटे मोटे पाइप निकलते हैं। एंड खैर छोड़ो आगे जानकर करोगे क्या। खैर जैसे ही वो जायंट ह्यूमनॉइड उस आदमी को अपने अंदर जकड़ती है ठीक तभी वो तेजी से भागना चालू कर देता है। एंड ठीक तभी उस जायंट ह्यूमनॉइड से निकलने वाली गैस स्पिरिट्स का रूप ले लेती है, जो देखकर ऑब्वियसली तदाशी भागने लगता है, जो देखकर वो स्पिरिट भी तदाशी के पीछे और तेजी से आने लगती है। बट समाउ तदाशी इस जगह से भागने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद में तदाशी एक जगह पर बैठता है, खुद को संभालता है और वो अपने अंदर थोड़ी सांसें भरता है। बट ठीक तभी तदाशी ये चीज नोटिस करता है कि उसके आसपास से किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। एंड फिर क्या ऑब्वियसली तदाशी उस आवाज का पीछा करने लगता है। एंड उस आवाज का काफी देर पीछा करने के बाद में तदाशी फाइनली एक सर्कस तक पहुंच जाता है, जिसमें से वो गाना गाने की आवाज आ रही थी। अब यहाँ पर पहले तो तदाशी उस सर्कस के अंदर जाने से डर रहा था, बट फाइनली तदाशी हिम्मत कर उस सर्कस के अंदर घुसी जाता है। और उस सर्कस के अंदर घुसने के बाद में तदाशी को अपने सामने कुछ ये नजारा दिखाई देता है। वेल सर्कस में इंसानों के साथ में जानवर एंड ह्यूमनॉइड भी काम कर रहे थे। इवन जानवरों ने जैसे हाथी घोड़ा शेर इन लोगों ने लेग सपोर्टर वाली मशीन भी पहनी हुई थी। खैर यहाँ पर हम देखते कि उस सर्कस का जो सर्कस मास्टर था वो तदाशी को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रीट करता है। एंड क्योंकि आज उनके सर्कस की न्यू ओपनिंग थी एंड तदाशी उनका पहला कस्टमर था, इसलिए उनका फर्स्ट शो तदाशी के लिए बिल्कुल फ्री था। खैर यहाँ पर पहले तो वो सर्कस मास्टर तदाशी को गाना बजाते हुए इंसान दिखाता है, जिनकी खास बात थी कि वो लोग बिना रुके एंड बिना अपने होठों को हिलाए इन सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजा सकते थे। बेसिकली ये सभी लोग उस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड थे, जिस वजह से इन लोगों के अंदर से जो गैस निकल रही थी, इसी कारण से ये लोग लगातार उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा पा रहे थे। देन सेकंड शो के दौरान कुछ ह्यूमनॉइड रस्सी पर झूलते हुए एक दूसरे को पकड़ते हैं म्यूजिक रिदम का यूज करते हुए। एंड थर्ड शो के दौरान हमें दिखाया जाता है एक बड़ी सी तोप से उड़ता हुआ एक इंसान। अब बेसिकली इस बड़ी सी तोप को पावर मिलती थी पीछे रखे कई सारे बैरल से, जिसमें गैस भरी थी, एलपीजी या फिर सीएनजी नहीं बल्कि एचएनजी, ह्यूमनॉइड नेचुरल गैस। खैर फोर्थ शो के दौरान स्टेज के ऊपर एक आदमी आता है जो कि अपने मुंह से काफी दूर तक आग फेंकता है। बट इस आदमी के करतब की एक खास बात थी कि इसके मुंह से निकलती हुई आग बिल्कुल स्पिरिट्स की तरह लगती थी, जो स्पिरिट सीधा तदाशी के ऊपर अटैक कर देती है, जिनसे बचने का तदाशी ट्राई तो करता है बट अनफॉर्चुनेटली तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है। एंड वो स्पिरिट पूरी तरीके से तदाशी को अपने अंदर खींच लेती है एंड इस वजह से तदाशी के हाथों में आग लग जाती है। एंड ऑब्वियसली इस वजह से तदाशी तड़पना चालू हो जाता है।
है, बट फिर सर्कस के लोग आकर तदाशी के ऊपर पानी डालकर उसकी जान बचाते हैं। खैर यहाँ पर वो सर्कस मास्टर अपने एम्प्लॉय की गलती के चलते तदाशी से माफी मांगते हैं एंड इसकी अपॉलॉजी में वो तदाशी को उनके शो की एक न्यू क्रिएशन दिखाते हैं। वेल गाइस, हमें दिखाया जाता है कि सर्कस के कुछ लोग किसी चीज को पकड़कर स्टेज के ऊपर लाते हैं जो कि बेसिकली अपनी कौरी थी, जो देखकर अपने तदाशी की लिटरली फट जाती है। एंड यहाँ पर वो सर्कस मास्टर तदाशी को उनके न्यू क्रिएशन के बारे में बताता है। बेसिकली ये जो ह्यूमनॉइड था वो सर्कस मास्टर इस ह्यूमनॉइड को बाकी के सारे ह्यूमनॉइड की रानी बताता है, बिकॉज ये ह्यूमनॉइड उन सबसे ज्यादा अलग, सुंदर और मॉडर्न थी। खैर अब क्योंकि कौरी इन सभी लोगों के बस में नहीं आ रही थी, इसलिए उस सर्कस का एक बंदा कौरी के ऊपर उस कोड़े की मदद से अटैक करता है ताकि कौरी शांत हो सके। बट हम देखते कि उस कोड़े की वजह से कौरी जिस मशीन के ऊपर बैठी थी उस मशीन के नट उन सभी क्रू मेंबर की तरफ बिल्कुल एक बुलेट की तरह अटैक करते हैं एंड कौरी वो इस सर्कस से भी भाग जाती है और वहीं पर अपना तदाशी अगेन कौरी का पीछा करने लगता है एंड फाइनली तदाशी कौरी को पकड़ लेता है और तदाशी कौरी को पकड़ते ही सबसे पहले उसकी मशीन का स्विच ऑफ करता है ताकि कौरी रुक जाए और भागना बंद कर सके। एंड गाइस फाइनली कौरी रुकी जाती है। अब यहाँ पर तदाशी कौरी को उस मशीन से निकालने का ट्राई तो करता है, बट फिर तदाशी बीच में ही रुक जाता है बिकॉज एक छोटी सी गलती कौरी का गेम ओवर कर सकती थी। इसलिए फिर तदाशी कौरी को पकड़कर अपने अंकल के घर ले जाने लगता है एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, इसे ही सच्चा प्यार कहा जाता है। आई मीन मांगा की स्टार्टिंग से ही कौरी ने तदाशी के साथ काफी ज्यादा रूड बिहेव करा था और स्टार्टिंग से ही कौरी बिल्कुल ऐसा एक्ट कर रही थी जैसे कि इन सभी चीजों के अंदर सिर्फ तदाशी की गलती थी। बट स्टिल कौरी के इन्फेक्टेड होने के बाद में, इवन करंट में कौरी का ये हाल होने के बाद भी तदाशी कौरी का साथ नहीं छोड़ता। वेल अगर तुम लोग इसे सच्चा प्यार नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? तो समझी लड़कियों, इस बार भगवान से तदाशी जैसा लड़का मांगना, सुइची जैसा नहीं, वरना तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। खैर हम देखते कि तदाशी काफी देर बाद में फाइनली अपने अंकल के घर पहुंच जाता है एंड वो अपने अंकल के घर पर जाकर काफी देर तक उनका गेट खटखटाता है, बट काफी देर उनके घर के बाहर खड़े रहने के बाद भी तदाशी को अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, जिस वजह से तदाशी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। बट ठीक तभी अंदर से गेट फाइनली खुल जाता है एंड घर के अंदर से निकलती है उसके अंकल की असिस्टेंट, जो कि टू बी ऑनेस्ट तदाशी से भी ज्यादा डिप्रेस थी एंड इवन वो असिस्टेंट तदाशी को देखते ही रोने लगती है। एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट हमें ये बताती है तदाशी जब कौरी ने प्रोफेसर के ऊपर अटैक करा था तो इस वजह से प्रोफेसर का काफी सारा ब्लड लॉस्ट हो गया। मैंने प्रोफेसर को हॉस्पिटल ले जाने की काफी कोशिश करी, बट उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले जाने से साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो अपना आखिरी समय शांति से अपनी लैब के अंदर बिताना चाहते हैं, बिल्कुल अपने डैड की तरह, और उन्होंने लैब में जाकर खुद को लॉक कर लिया। बट यहाँ पर तदाशी अपने अंकल की असिस्टेंट से कहता है, आपकी बात सुनकर मुझे सच में बहुत ज्यादा दुख हुआ यूमी-सान, बट आपको मेरी मदद करनी ही होगी कौरी को उस मशीन से बाहर निकालने में। मुझे पता है कि कौरी इस समय कोमा के अंदर है एंड इसी के साथ उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज है, लेकिन फिर भी मैं उसे इस मशीन पर बैठकर इधर उधर घूमते हुए एंड तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं कौरी से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उसे बचा कर ही रहूंगा, चाहे तो फिर कुछ भी हो जाए। खैर इसके बाद में तदाशी एंड यूमी प्रोफेसर की लैब नंबर 1 में आते हैं, जहाँ पर पहले तो यूमी कौरी के मुंह के अंदर लगी सारी वायर्स को काटती है, देन वो उन पाइप को कौरी के मुंह से निकालने का ट्राई करती है। बट ठीक तभी एकदम से यूमी तदाशी को बताती है कि अब अनफॉर्चुनेटली कौरी अब मर चुकी थी एंड इस पर तदाशी यूमी से कहता है, हाँ मुझे ये बात पहले से पता थी यूमी-सान, कौरी की बॉडी तो पहले से ही सड़ रही थी, लेकिन अब भी मैं उसे आजाद करना चाहता हूँ। कौरी हमेशा से उस बदबू से नफरत करती आई थी और किस्मत का खेल देखो, कौरी को ही सबसे ज्यादा इस बदबू को झेलना पड़ा। उसने खुद को मार डाला ताकि वो इस बदबू से बच सके, बट अनफॉर्चुनेटली मरने के बाद भी वो इस बदबू से छुटकारा नहीं पा रही है और इन दी एंड कौरी इस मशीन की एक बैटरी बनकर रह गई। मेरा मानना है कि कौरी बेहतर की हकदार थी एंड मैं कौरी को इस दर्द से आजाद करना चाहता हूँ। मैं कौरी का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। आइए यूमी-सान मेरे अंकल और कौरी का साथ में फ्यूनरल करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरे अंकल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैं ये बात भी अच्छी तरीके से जानता था कि वो अक्सर अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, इसलिए उनके साथ में आपका रिश्ता बस एक प्रोफेशनली हो सकता था। जो सुनकर यूमी-सान ऑब्वियसली रोने लगती है, बट ठीक तभी ये दोनों एक चीज नोटिस करते हैं कि बाहर से किसी चीज के भागने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल उस मछली की तरह। एंड यहाँ पर यूमी तदाशी को ये बताती है कि ये आवाज उनकी सेकंड लैब के अंदर से आ रही थी, जिसमें बेसिकली प्रोफेसर ने खुद को बंद करा था। देन फिर ये दोनों लैब नंबर 2 पर जाते हैं, जहाँ पर तदाशी यूमी से ये कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर अब भी जिंदा हो या फिर इसकी जगह लैब के अंदर कोई ह्यूमनॉइड घुस गया हो, बट अब क्योंकि
उस लैब के अंदर सिर्फ एक दरवाजा था जिसे भी प्रोफेसर ने अंदर से खुद को बंद कर लिया था। एंड इसलिए फिर तदाशी खिड़की तोड़कर लैब के अंदर घुसने लगता है। एंड काफी ज्यादा मेहनत के बाद में वो लैब के अंदर एंटर भी कर जाता है, जहाँ पर इस समय काफी ज्यादा अंधेरा था। बट अंधेरा होने के बावजूद भी तदाशी आगे बढ़ता है। एंड ठीक तभी तदाशी को अपने सामने कुछ दिखाई देता है, जो देखकर तदाशी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वेल गाइस, हम देखते कि प्रोफेसर ने एक बड़ी सी मशीन के साथ में खुद को ज्वाइन कर रखा था, बिल्कुल कौरी की मशीन की तरह। बट प्रोफेसर की मशीन कौरी की मशीन की तुलना में काफी ज्यादा अलग और बड़ी थी। खैर, हम देखते कि प्रोफेसर का ह्यूमनॉइड तदाशी को देखते ही तदाशी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए तदाशी जल्दी से लैब का गेट खोलकर बाहर निकलता है। एंड गाइस, ठीक तभी हमें दिखाया जाता है कि तदाशी के निकलते ही लैब के अंदर से निकलती है एक एयर बस, जो कि सच में देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रही थी। एंड प्रोफेसर को ऐसी हालत में देखकर इन दोनों की फट जाती है, और वहीं पर अपना प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही घूरे जा रहा था, मानो प्रोफेसर इन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। एंड ठीक तभी प्रोफेसर अपने अंदर से कुछ चीजों को शूट करने लगता है, जो चीज बिल्कुल बुलेट की तरह कौरी और यूमी के आसपास गिरने लगती है। और ऑब्वियसली ये दोनों जल्दी से भागकर खुद को प्रोफेसर के घर के अंदर लॉक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर इनके साथ में चल क्या रहा है। वहीं पर प्रोफेसर अब भी घर के बाहर से उन सभी बुलेट्स को फायर कर रहा था। अब यहाँ पर तदाशी यूमी से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। एंड इस पर यूमी तदाशी को ये बताती है, बेसिकली प्रोफेसर ने कौरी की मशीन के साथ में एक और मशीन बनाई थी। एंड उन्होंने इस सेकंड मशीन के बारे में तदाशी को सिर्फ इसलिए नहीं बताया बिकॉज इस समय प्रोफेसर जिस मशीन के ऊपर था वो एक प्रोटोटाइप थी, जो कि इनकम्प्लीट थी। इसलिए तदाशी को ये बात बताने का कोई सेंस ही नहीं बनता था। अब यहाँ पर तदाशी यूमी से कहता है, आखिर जब अंकल मर चुके हैं तब भी वो हमें देखकर इतनी सटीक तरीके से निशाना कैसे लगा पा रहे हैं, ये चीज तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड इस पर यूमी तदाशी से कहती है, मे बी ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरिया का खुद का दिमाग हो, एंड वो बैक्टीरिया अपने होस्ट की मेमोरी को देखकर हमारे ऊपर अटैक कर रहा हो। बिकॉज प्रोफेसर के मरने से पहले वो मेरे और तुम्हारे ऊपर गुस्सा थे, क्योंकि मैंने तुम्हें कौरी के बारे में बताकर उनका प्लान फ्लॉप कर दिया। एंड वहीं पर तुमने कौरी की मदद करी, जिस वजह से प्रोफेसर मारे गए। एंड ऐसा हो सकता है कि वो बैक्टीरिया प्रोफेसर की लास्ट मेमोरी को देख रहा हो, जिस वजह से उसने हमें हमारा दुश्मन समझ लिया। मे बी गाइस, अब तुम सभी लोगों को ये सभी चीजें सुनने में काफी ज्यादा इलॉजिकल लग रही होगी, मानो जैसे कि ये बैक्टीरिया किसी ज़ॉम्बी वायरस से इंस्पायर हो। बट असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली गायो मांगा के अंदर जो बैक्टीरिया दिखाया गया है वो बैक्टीरिया अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। सिंपल शब्दों में वो बैक्टीरिया कोई गैस वगैरह नहीं छोड़ता, बल्कि वो बैक्टीरिया अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर काबू कर उसे तब तक यूज करता है जब तक कि उसका होस्ट मारा न जाए। एंड इवन वो बैक्टीरिया तो अपने होस्ट की मेमोरी और उसकी बॉडी का भी यूज कर सकता है। खैर गाइस, निखिल बाबा का ज्ञान यहीं पर खत्म होता है। एंड हाँ गाइस, अगर तुम वीडियो के इस सेक्शन तक पहुंच चुके हो एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है एंड अगर तुम अगले हफ्ते डेड ट्यूब का पार्ट 3 चाहते हो तो जल्द से जल्द वीडियो के नीचे कमेंट कर देना डेड ट्यूब। 850 कमेंट एंड 500 लाइक का टारगेट है। बाकी तुम जितनी जल्दी टारगेट कंप्लीट करोगे मैं उतनी जल्दी अगले हफ्ते डेड ट्यूब का पार्ट 2 लाऊंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। खैर, यहाँ पर हम देखते कि प्रोफेसर खिड़की तोड़ते हुए उनके घर में घुसने का ट्राई करता है, जो देखकर इन दोनों की फटने लगती है। एंड यहाँ पर यूमी प्रोफेसर को शांत होने के लिए कहने लगती है। एंड गाइस, ठीक तभी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अजीब चीज होती है। यूमी एंड तदाशी को एक साथ इतने पास देखकर कौरी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। एंड सरप्राइजिंगली कौरी मरे होने के बावजूद भी अपना हाथ मूव करती है एंड वो उस मशीन के बटन को ऑन कर देती है। एंड इसी के साथ हम देखते कि कौरी अगेन चलना स्टार्ट कर देती है। एंड इस बार कौरी का टारगेट थी यूमी सान। एंड यहाँ पर कौरी यूमी के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर तदाशी कौरी को अगेन रोकने का ट्राई करता है। बट सरप्राइजिंगली कौरी तदाशी को जमीन पर गिरा देती है। एंड इसी चीज का फायदा उठाकर यूमी घर से बाहर भाग जाती है। बट यूमी ये बात भूल जाती है कि घर के बाहर मौजूद था प्रोफेसर, जो कि यूमी को घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है। एंड ठीक तभी प्रोफेसर की मशीन में से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं, जो कि सीधा यूमी के पास जाकर यूमी को जकड़ लेते हैं। एंड जब तक तदाशी घर के बाहर आता है तब तक प्रोफेसर यूमी को अपने साथ लेकर बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, जो देखकर ऑब्वियसली तदाशी बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है। बट ठीक तभी कौरी तदाशी की तरफ देखती है, मानो वो तदाशी को यूमी के पास जाने से रोकना चाहती हो। एंड ठीक तभी कौरी वहाँ से चली जाती है। एंड जब तक तदाशी कौरी का पीछा करते हुए नीचे पहुँचता है तो उसे अपने सामने दिखता है कि कई सारे ह्यूमनॉइड ने कौरी को एक साथ घेर रखा था। एंड इसी के साथ वो सभी ह्यूमनॉइड एक साथ कौरी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर तदाशी कौरी की मदद करने का ट्राई तो करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ह्यूमनॉइड तदाशी को जमीन पर गिरा देते हैं। वहीं पर कौरी को बाकी के ह्यूमनॉइड के अटैक से
काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए यहाँ पर काओरी मदद के लिए तदाशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जो देखकर तदाशी जल्दी से काओरी की तरफ भागते हुए अपना हाथ बढ़ाता है। लेकिन ठीक तभी वो सभी ह्यूमनॉइड एक साथ पूरी ताकत से काओरी को अपने साथ ले जाते हैं। अब बेसिकली ये सभी ह्यूमनॉइड काओरी के ऊपर अटैक सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि काओरी इन सभी लोगों से अलग दिखती थी। खैर यहाँ पर तदाशी अगेन अकेला रह जाता है एंड इसके बाद में अगेन तदाशी निकल पड़ता है काओरी की तलाश में। बट तदाशी को थोड़ा आगे जाकर धुएं के अंदर एक चीज दिखती है। वेल वही सर्कस वाली तोप, तीसरे नंबर का शो भूले तो नहीं। खैर यहाँ पर हम देखते कि वो तोप एकदम से फायर होती है, जिसके अंदर से वही सर्कस वाला आदमी बाहर निकलता है जिसका निशाना था प्रोफेसर। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली भाई का निशाना चूक जाता है। लेकिन जब सेकंड टाइम एक अलग बंदे की मदद से प्रोफेसर के ऊपर निशाना लगाया जाता है तो इस बार सर्कस वालों का निशाना लग जाता है। आई मीन प्रोफेसर का जो एयरशिप था वो फाइनली पंचर हो जाता है एंड प्रोफेसर आसमान से सीधा जमीन पर गिरने लगता है। बट ये सर्कस वाला मास्टर ये बात भूल चुका था कि वो कोई नॉर्मल ह्यूमन को नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट को पकड़ रहा था जिनके पास हमेशा प्लान भी होता है। गाइस यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर की एयरशिप पंचर होने के बाद में उसके अंदर से लिटरली पंख बाहर निकलते हैं, जिसकी मदद से वो किसी पंछी की तरह यूमी के साथ उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है, जो देखकर तदाशी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। बट फिर वो अगेन काओरी को ढूंढने लगता है एंड ठीक तभी तदाशी को अपने साइड से एक आवाज सुनाई देती है, जिसे कि जब तदाशी पास जाकर सुनता है तो उसे अपने सामने दिखता है ये कई सारे जाइंट और स्मॉल ह्यूमनॉइड जो कि एक साथ कहीं पर जा रहे थे, जिन्हें देखकर तदाशी बोलता है आखिर ये सभी लोग जा कहाँ पे रहे हैं और क्या असल में गैस है जो कि इन सभी लोगों को कंट्रोल कर रही है या फिर ये किसी बैक्टीरिया का काम है। क्या मेरे अंकल सच बोल रहे थे उस वर्ल्ड वॉर 2 की बात को लेके? शायद ऐसा हो सकता है कि इन मशीनों को इंसान ने बनाया था। बट इस पर तदाशी के साइड में मौजूद एक आदमी तदाशी से कहता है मे बी तुम शायद गलत हो, ये स्ट्रक्चर ह्यूमन मेड नहीं हो सकते हैं। हमने जब उन स्ट्रक्चर को अच्छे से चेक करा तब हमें ये बात पता चली कि उस स्ट्रक्चर के अंदर ना तो कोई स्क्रू था, ना कोई जॉइंट था एंड ना ही कोई सोल्डर। अगर ह्यूमन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अपने सारे जीनियस साइंटिस्ट एंड अपने सारे रिसोर्सेस का यूज कर इन स्ट्रक्चर को बनाने का ट्राई करे तब भी ये इम्पॉसिबल है, तब भी हम इन मशीनों के 600 पीस भी नहीं बना सकते। एंड यहाँ पर हमारे सामने इस वक्त इस तरीके की टोटल 6 बिलियन मशीन मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि इन्हें किसी इंसान ने बनाया है। मेरा मानना है कि इन सभी मशीनों को खुद मदर नेचर ने बनाया है। शायद इन सभी चीजों की शुरुआत माइक्रो लेवल पर हुई थी। हो सकता है कि बैक्टीरिया गहरे समुद्र में बैटलशिप के मलबे से सिंथेनाइज गैस बनाते हो एंड इन सभी मशीनों को खुद मदर नेचर ने बनाया हो। खैर तुम्हें नहीं लगता कि ये सोच काफी ज्यादा आगे की है? खैर सॉरी मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम यूनो है। खैर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अब तक उस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट नहीं हुए। वैसे हम क्योटो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हम गैस के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। मानव जाति अब विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन अगर हम इस बैक्टीरिया का एंटीडोट बना लें तो तब हम इस बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं। हम इतना दूर तक आने के बाद में हार नहीं मान सकते हैं। हे क्या तुम इन सभी चीजों में हमारा साथ दोगे? एंड गाइस यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तदाशी इन सभी लोगों के साथ में एक जले हुए ह्यूमनॉइड की बॉडी के पास आता है एंड यहाँ पर तदाशी अपने नए दोस्तों से कहता है कि वो उन लोगों से सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगा, जिसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं। एंड तदाशी यहाँ पर कहता है काओरी अब तुम्हारे अंदर से बदबू नहीं आ रही है, आखिरकार तुम फाइनली उस बदबू से आजाद हो गई एंड मुझे इस बात की दिल से खुशी है एंड मैं ये पूरे दिल से चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूँ। हाँ मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं इस चीज को कहने में बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। काओरी मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ एंड मैं मरते दम तक तुमसे इसी तरीके से प्यार करता रहूंगा। अनफॉर्चुनेटली इस जन्म में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगले जन्म में मैं तुमसे शादी कर तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा एंड तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहूंगा, चाहे तो फिर कुछ भी हो जाए, और मैं सभी खतरों से तुम्हारा सामना करूंगा और हम इसी तरीके से अपना टाइम साथ में बिताएंगे। एंड गाइस इसी ड्रामेटिक एंडिंग के साथ में गायो का पार्ट 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखो पहली बात, लास्ट में तदाशी ने जो भी लाइन काओरी से कही थी वो सभी लाइन असल में तदाशी की नहीं बल्कि मेरी थी। ये लाइन मैंने अपने दिल से लिखी थी, जिसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन स्क्रिप्ट लिखते समय मेरे दिमाग के अंदर जो कुछ आया मैंने वो सब लिख दिया। एंड इन दोनों की लव स्टोरी को देखकर मुझे सिर्फ एक लाइन याद आती है, बुरे वक्त में जो तुमसे जुदा ना हो, ध्यान से देखना कहीं तुम्हारे आसपास खुदा ना हो। खैर भाइयों निखिल बाबा का ज्ञान यहीं तक था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन भी लोगों ने मुझे स्टार्टिंग से लेकर अब तक फॉलो करा है और मेरी सभी वीडियोस के ऊपर अपना प्यार दिखाया है। एंड इस चीज के लिए मैं तुम सभी लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ। मैं जब भी बहुत ज्यादा लो फील करता हूँ तो मैं तुम सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, जिस वजह से मुझे
अंधेरे के अंदर एक होप दिखाई देती है एंड इसी वजह से मैं इतनी कमाल की वीडियोस को बना पाता हूँ। सो गाइस आगे इसी तरीके से मेरी वीडियोस के ऊपर अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाकी अब दुनिया का आगे क्या होगा, क्या इस बैक्टीरिया का खुद का अपना दिमाग है या फिर तदाशी इस बैक्टीरिया का एंटीडोट बनाने में सक्सेसफुल होगा। एंड एट द लास्ट उन सभी लैग सपोर्टर को आखिर बनाया किसने था। अगर तुम्हें भी इन सभी सवालों को जानना है तो जल्दी से जाकर जुंजीतो से पूछो। लेकिन मैं तुम सभी लोगों को एक चीज बिल्कुल सही से बता सकता हूँ, अगर तुम सभी लोग डेड ट्यूब का पार्ट 2 चाहते हो तो प्लीज गाइस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना डेड ट्यूब। 850 कमेंट एंड 500 लाइक का टारगेट है, जो कि मुझे पता है कि तुम हमेशा की तरह एक दिन के अंदर कंप्लीट कर दोगे। बाकी अगर तुम्हें जुंजीतो की गायो मांगा पसंद आई है और तुम इसी तरीके की जुंजीतो की और कमाल की मांगास को ढूंढ रहे हो तो तुम ऊपर टैप कर रिमिना दी हेल स्टार मांगा को चेकआउट कर सकते हो, जो मांगा तुम्हें इसी तरीके का दर्द और मजा देगी। या फिर तुम्हें कुछ डिप्रेसिंग या फिर डार्क ट्राई करना है तो तुम सिंपली यहाँ पर टैप कर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ डिप्रेसिंग मांगास को एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी गाइस डेड ट्यूब का नेक्स्ट पार्ट सच में बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। सो या गाइस मैं तुमसे मिलता हूँ डेड ट्यूब के पार्ट 3 में, तब तक के लिए सायोनारा।